हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में क्या 1962 की स्टोरी किसी दूसरे रूप में रिपीट हो रही है? सबको पता है कि 1962 में भारत चाइना से हारा था। अक्साई चिन ऑलमोस्ट 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हाथ से चला गया था, फिर वापस नहीं आ सका। दरअसल स्टोरी कुछ ऐसी है कि जिसकी शुरुआत 2014 से होती है और कहानी याद आती है सुन त्जू की। SUNTZU, चाइना के बहुत बड़े जनरल, दार्शनिक, फिलोसफर, गाइड और जाने क्या क्या। sun tzu भी कह सकते हैं, सुन त्जू भी कह सकते हैं, जिनकी किताब या थ्योरी कहा जाए, आर्ट ऑफ वॉर, जिसको आर्मी के स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट के स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, डिप्लोमेसी में पढ़ाया जाता है, स्ट्रेटजी मेकिंग में पढ़ाया जाता है, और शायद इससे बड़ा रणनीतिकार, स्ट्रेटजिस्ट दुनिया में मिलना मुश्किल है। सुन त्जू ने चाइना के अंदर 2500 साल पहले जन्म लिया था, 2500 ईयर्स बैक, करीब 500 BC के आसपास की कहानी है ये। और उनके बारे में बहुत सारे एनेक्डोट्स, स्टोरीज और जाने क्या क्या है। सुन त्जू चाइनीज थे, पर अपने पीछे अपने दर्शन की, फिलॉसफी की कुछ ऐसी दौलत को छोड़कर चले गए कि जिसको पूरी दुनिया के अंदर पढ़ा जाता है, फॉलो किया जाता है। 2014 से पहले भी चाइना सुन त्जू की थ्योरी को फॉलो करता आया था, और 2014 के बाद जैसे ही मोदी जी आते हैं हिंदुस्तान में, चाइना की पूरी रणनीति, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। हुआ क्या? सुन त्जू कहते थे कि अगर आपको अपने दुश्मन को हराना है, उसको बीट करना है, वो भी बिना युद्ध किए, तो आप इतने अदृश्य हो जाओ कि आपका विरोधी आपको देख ही ना सके, यानी कि इनविजिबल हो जाओ। इतने ज्यादा आप रहस्यमय, सीक्रेट हो जाओ कि कोई आप तक पहुंच ना सके, कोई पहचान ना सके कि आप कौन हैं। उस परिस्थिति में आप बिना युद्ध किए जीत जाओगे। चाइना ने 2014 के आसपास, 13-14 के आसपास अपनी डिप्लोमेसी में, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी के अंदर, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के अंदर और अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ मूलभूत बदलाव किए, फंडामेंटल चेंजेस। और वो चेंजेस इतनी खूबसूरती से किए गए, और उस सारे के सारे सुन त्जू की थ्योरी पर थे कि अदृश्य हो जाओ और रहस्यमय हो जाओ, इनविजिबल हो जाओ और इतने सीक्रेटिव हो जाओ कि किसी कुछ पता ना लगे, और पूरी दुनिया को पता नहीं लग सका क्या गया। चाइना ने दरअसल क्या किया 2014 के आसपास कि अपने लिए, दुनिया को जीतने के लिए उसने जो मिलिट्री एक्सपेंशन होता था वो तो चलता रहा, लेकिन इस बार इकोनॉमिक एक्सपेंशन आया। दुनिया को इकोनॉमिकली कैसे जीत लेना है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस बन गया, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हाउस बना दिया उसने कि जिसकी तुलना दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। हालात ऐसे हो गए कि करीब करीब 70% जो बड़ी कंपनीज थी जो चाइना की, इसमें सरकारी कंपनी तो उनकी अपनी थी और प्राइवेट कंपनी भी, जिसके अंदर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने ऑफिस स्थापित कर दिए, और इन कंपनीज को बैक करते हुए पीछे से बिना किसी को कहे इनको अपना मस्कट, अपना शुभांकर बना दिया। अब पूरी दुनिया में दुनिया को जीतने का ठेका इनके पास था।
यानी कि चाइना जो गवर्नमेंट के रूप में वो पीछे है और ये कंपनीज आगे हैं। इनमें से बहुत सारी प्रमुख कंपनियां जिनके इन्वेस्टमेंट शायद पूरी दुनिया में इतने बड़े हैं कि आप शायद उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इट्स ए मल्टी 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 बिलियन डॉलर्स। उनमें से एक कंपनी है, मैं 3-4 के नाम बता देता हूं। अलीबाबा। हिंदुस्तान में आपको अलीबाबा का नाम कम सुनाई देगा, लेकिन इंडिया की जितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पीछे अलीबाबा है, उन्हीं का पैसा है। शिनवाई कैपिटल। शिनवाई कैपिटल वो कंपनी जिसने बहुत भारी संख्या में इंडिया के स्टार्टअप्स और बाकी एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। टेंसेंट, बाइडू, जहां से इंस्पायर होकर बाइजू बना बाद में, और इसके अलावा बाइट डांस और जाने कितनी कंपनियां। देन सरकार की उनकी जो अपनी कंपनियां थी जो चाइना की गवर्नमेंट की, वो अलग से। इन्होंने एक भीमकाय संरचना की और दुनिया को जीतने का ठेका बनाया, और सबसे पहला उनका निशाना था हिंदुस्तान। जब ये पहला ऐसा मौका था कि जब इन कंपनियों के अंदर चीन ने अपने कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस खोल दिए, और एक रिपोर्ट जो ब्रुकलिन की आई थी 2019 से पहले पहले उन्होंने कहा था कि चाइना के अंदर, चाइना की जो कंपनियां इंडिया में थी 2017 से पहले करीब 800 आ चुकी थी, अब तो हजारों में हो गई हैं, कि चाइना ने ये एक मूलभूत, एक फंडामेंटल अपनी पॉलिसी में बदलाव किया। दुनिया पढ़ ही नहीं पाई उसको, ये हो क्या रहा है। यानी कि चाइना खुद सामने ना आके कॉर्पोरेट्स को सामने ला रहा था, और उन कॉर्पोरेट्स को बैकिंग थी चाइनीज गवर्नमेंट की, क्योंकि चाइना का जो पर्स है, मनी बैग्स हैं, वो बहुत बड़े हैं। 15 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है साहब, तो जितना मर्जी पैसा झोंक दो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी से कहा गया आप हमारे मस्कट हो, शुभांकर हो, आप आगे रहिए, आपको लॉस होगा हम कॉम्पनसेट करेंगे। 2014 से पहले जब मोदी जी आए थे तो चाइना हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट करता था, सिर्फ एक्सपोर्ट करता था। 2014 के बाद मोदी जी ने मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू किया। मेक इन इंडिया कैंपेन जो था, दरअसल बनाया तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए था, कि यहां पर यूरोप के कंट्री आएंगे, अमेरिका के कंट्री आएंगे, ऑस्ट्रेलिया आएगा, जापान आएगा, कोरिया आएगा, पर कोई नहीं आया। दरअसल इंडिया उनके लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन ही नहीं था, और आपको बताऊं आज भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के जो आपके लैंड, लेबर, टैक्सेशन और दूसरे लॉज इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो यहां आना नहीं चाहते जब तक मजबूरी ना हो जाए, कि मतलब हिंदुस्तान में इंपोर्ट ही ना कर पाए कुछ। उनके प्रेफर डेस्टिनेशन वियतनाम था, बांग्लादेश था, थाईलैंड था, कंबोडिया है, इसके अलावा ताइवान है, ये वहां जाते थे। और एक बात और, एक आम भारतीय वर्कर की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो दरअसल उससे एक वियतनामीज वर्कर या ताइवानीज वर्कर या कोरियन या जापानीज वर्कर या थाई वर्कर, वो 5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, 5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन देता है। तो हालात ऐसे हुए 2014 के अंदर, जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने सोचा कि चाइना के साथ दोस्ती की जाए। 1962 भूल गए थे, उन्होंने समझा कि मैं जीत सकता हूं। खैर, पिछले 6 सालों में मोदी जी और जी पिंग जाने कितनी बार मिले, साल में 2-2, 3-3 बार मिले, अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स पे। और हुआ ये वहां पर कि जब इनका मेक इन इंडिया कैंपेन आया मोदी जी का, तो वेस्टर्न कंट्री तो निवेश करने आए नहीं, इन्वेस्ट करने आए नहीं, चाइना ने ताड़ा मौका और फट करता अंदर आया। कोई जगह नहीं छोड़ी जहां इन्वेस्ट नहीं किया। सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जो इक्विपमेंट्स बनाने थे उसके यूनिट्स लगाए, विच इज ऑलमोस्ट सेकंड टू द चाइना इटसेल्फ आउटसाइड। और उसके बाद बाकी यूनिट्स लगाने शुरू किए। अब यहां पे चाइना को मिला खुला मैदान,
भारत हॉकी खेल रहा था पर गोलकीपर ही नहीं था, फुल बैक रक्षक ही नहीं थे। चाइना को और क्या चाहिए था? चाइना ने बहुत आराम से यहां इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए। पहले एक्सपोर्ट करता था, अब यहां मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया हर चीज का। हमने कहा कि चाइना एफडीआई लेके आ रहा है और हम खुश हो रहे थे। हमें यह नहीं पता था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। सुन त्सू की थ्योरी चल रही है। अब इस कंडीशन में हालात थोड़े से ऐसे बदले कि भारत ने करीब करीब सब कुछ मंगाना शुरू कर दिया चाइना से। ऐसा क्या था जो नहीं मंगाया? और चीन ने मौका ताड़ के सारे डोमेन्स में पैसा लगाना शुरू किया। मोदी जी ने वैसे जिनपिंग को अहमदाबाद में साबरमती के तट पे झूले भी झुलाए, महाबलीपुरम के अंदर जाके मंदिर भी दिखाए। उधर वो झूले झुला रहे थे और मंदिर दिखा रहे थे, और दूसरी साइड में चाइना के सैनिक आर्मी हिंदुस्तान के अंदर एंटर कर रहे थे, एनक्रोच कर रहे थे। आप सोचिए कि क्या हो रहा है, और वो कितना अदृश्य और कितना रहस्यमयी जिनपिंग है। और ये चाइना की नीति पहले से भी रही है। अब क्या हो गया कि भारत ने ये जो चाइना से एफडीआई आई, उसको अपना कामयाबी का एक पोस्टर बना लिया कि देखिए भारत में कितनी एफडीआई आ रही है, लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, फैक्ट्री आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। 200 मोबाइल कंपनियां आ गई। और रविशंकर प्रसाद तो कहते नहीं थकते कि 2014 के पहले हमारे पास 20 कंपनियां थी, अब 200 कंपनियां, उसमें सैकड़ों लोग, हजारों लोग काम कर रहे हैं। पर फिर गलवान हुआ 2020 में, सब कुछ शटर हो गया, सारी दीवारें गिरी, और वहां पे एक नया रूप सामने आता है चीन का। दरअसल इस थ्योरी का सबसे ज्यादा किसी ने फायदा उठाया तो चीन ने उठाया। हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया को चाइना ने हाईजैक किया। मैं आपको बताऊं, हुआ यह कि इंडिया के पास तो ना पैसा था इन्वेस्ट करने के लिए, बड़े बड़े भीमकाय जो आप कह सकते हो कि कंपनीज है, ना पैसा था ही नहीं, और टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी। हमारी हालत तो है कि हम छोटी छोटी चीजें भी अब बाहर से मंगाते हैं, हम तो यहां प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और वैसे भी इंडियंस का माइंडसेट कुछ ऐसा हो चुका है जहां पे कोई इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जाने का मतलब महंगा लैंड, कॉम्प्लिकेशंस, लिटिगेशंस, ऊपर से लेबर की तकलीफ, साथ में टैक्सेशन की तकलीफ। एक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाने का मतलब है कि सुसाइड कर लेना। शायद ये रीजन था कि पिछले 10-15 साल के अंदर भारत में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ढंग का हुआ नहीं, और जो हुआ वो चाइनीज ने किया। ये कहानी का मोड़ है। अब यहां पर आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो आपको जितनी मशीनरी आपको मिलेगी उसकी 60-70% आपको चाइनीज मिलेगी। वहां पर 8-10 बिलियन डॉलर झोंक दिए वहां पे साहब, 8-10 बिलियन डॉलर। और ये भारत समझ नहीं पाया हो क्या गया। चाहे इंडिया ने रेल कोच बनाने थे तो वहां चाइनीज उनकी टेक्नोलॉजी, आपने मेट्रो कोचेस बनाने थे तो वहां चाइनीज और टेक्नोलॉजी, आपने रेलवे के ट्रैक्स बनाने थे, आपके उस तकनीक और पैसा नहीं था, वहां पे चाइनीज आ गए। आपके एक्सप्रेस हाईवे थे, आपके उस वहां पैसे नहीं थे, टेक्निक नहीं थी, वहां चाइनीज आ गए। कमाल की बात यह है कि जितने भी कोर बिजनेस थे इंडिया के, उनको चाइना ने कैप्चर करना शुरू किया। इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में जाओगे, बिजली, तो पता लगेगा कि हर 4 में से 3 टर्बाइंस, 3 ट्रांसफॉर्मर्स और बड़े बड़े जो यंत्र हैं, बॉयलर्स वगैरह भी, वो सब चाइनीज, 75%। ये कोर सेक्टर्स। उसके बाद सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में 90% चाइनीज। और ध्यान रखिएगा, ये सब गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद आए हैं। गवर्नमेंट ने चाइनीज एफडीआई को अप्रूवल दिया। फिर जितनी इलेक्ट्रिक बसेस आई, आपने बहुत कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, अब हम
डीजल की बसें कम करें, वो कहां से आई? चाइना से। अजीब सी कहानी स्टार्ट होती है साहब। एक एक करके चाइनीज इंडिया में लैंड खरीद के और वहां पे अपने संयंत्र या अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रहे थे और हम अप्रूवल पे अप्रूवल देते जा रहे थे। ये एनर्जी हो, एनर्जी का फील्ड, डिजिटल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स, एक्सप्रेस हाईवेज, सब कुछ तो चाइनीज। और उसके बाद जो कंज्यूमर गुड्स, वो भी चाइनीज। ये तब है कि चाइना के जो, अगर आप दुनिया में इन्वेस्टमेंट देखें, दुनिया में, तो इंडिया चाइना की टॉप 5 इन्वेस्टमेंट में आता ही नहीं है साहब। वो तो 6-7वें नंबर पे है। ज्यादा पैसा तो कहीं और लगाता है वो। अजीब सी कहानी हुई ना कि हम टॉप 5 में चाइना के लिए नहीं आते, उसके बावजूद भी चाइना की पकड़ हर जगह। चाइना का जो एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट $2.5 ट्रिलियन से ज्यादा, और हमारा टोटल एक्सपोर्ट $500 बिलियन, उसमें भी करीब करीब $150 बिलियन तो सर्विसेज का। दरअसल यूरोप ने और अमेरिका ने सब कुछ बनाना छोड़ दिया और हर चीज जो था वो चाइना से बनवाता था, क्योंकि उसको वो सस्ता पड़ता है। इंडिया के अंदर भी अगर आप कोई चीज बनाते हैं, सपोज करो आपने कहा कि एक सीलिंग फैन बनाना है, तो इंडिया में प्रोडक्शन कॉस्ट सपोज उसकी 1000 रुपये आती है, चाइना से 400 रुपये के अंदर बन के आ जाता है। आप 100 रुपये की ड्यूटी मार दोगे तो भी 500 को पड़ेगा। तो कोई मैन्युफैक्चरर बेवकूफ ही होगा इंडिया के अंदर जो 1000 रुपये के अंदर पंखा बनाएगा या एसी बनाएगा या मिक्सर बनाएगा या वॉशिंग मशीन बनाएगा। अब यहां पे इंडिया इस चीज को पढ़ नहीं पाया कि एक एक करके यहां पर हमारी जो छोटी इंडस्ट्री थी एमएसएमई की, वो बर्बाद होती चली गई। एंड दे हैव स्टार्टेड टर्निंग इनटू ट्रेडर्स। बड़ी कंपनियां तो ऑलरेडी ट्रेडिंग में चली गई थी, एक से एक बड़ी कंपनी जो वॉशिंग मशीन वाली बनाती हैं, फ्रिज बनाती हैं या कुछ और भी बनाते हैं, सारी चीजें, एयर कंडीशनर्स हैं, लेबल उनकी कंपनी का वहां पे लगा हुआ, नाम नहीं लूंगा किसी इंडियन कंपनी का, और ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो जॉब किसको मिल रहे थे? चाइनीज को। नौकरियां किसको मिल रही थी? चाइनीज को। करते करते हम यहां तक आ गए कि हम 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट हम करते रहे एक एक साल में चाइना से। दरअसल चाइना ने एक तरह से आर्थिक दृष्टि से गुलाम बना लिया हमें नहीं, यूरोप को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, अमेरिका को भी, क्योंकि वो उस कॉस्ट के ऊपर वो चीजें प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं जिस पे चाइना उनको बना के दे रहा है। सो व्हाट चाइना कन्वर्टेड यू इनटू फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री टू ए ट्रेडिंग कंट्री, कि आप हर माल मुझसे खरीदो। आपको एक स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए तो मैं आपको दूंगा, दिवाली मनानी है तो मैं आपको गणेश की मूर्ति दूंगा, लक्ष्मी की मूर्ति दूंगा, उसकी लाइट की झालर पट्टियां मैं आपको दूंगा। आप मार्केट में जाइए तो शायद आपको मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे हालात हो गए हैं। तो चाइना ट्रेडर से इंडिया के अंदर इन्वेस्टर बन गया, यानी कि वो अदृश्य और रहस्यमय सुन त्सू का जो एक प्रिंसिपल था, वो चाइना ने पूरा का पूरा आर्ट ऑफ वार के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड इंडिया के ऊपर लागू कर दिया। भारत समझ नहीं पाया, दुनिया समझ नहीं पाई। हमने दरअसल अपने आप को चाइना को हैंड ओवर कर दिया और हम समझते रहे शायद हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मोदी जी इसको एनकैश करते रहे कि ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है एफडीआई की, और हमारे बाहर से जो हमारे पास तकनीक आ रही है और पैसे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वो इस बात को समझ नहीं आया कि 1962 फिर से रिपीट हो रहा है, धीरे 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 धीरे। चाइना ने इंडिया को कैप्चर कर लिया था एक तरह से पूरा का पूरा। आप स्टार्टअप्स में देखिए, स्टार्टअप तो ऐसा हो गया जैसे फिर से हॉकी का मैदान, सामने गोल खाली है। ना भारत के बैंक लोन देते हैं, ना भारत की सरकार वित्तीय सहायता देती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है, तो स्टार्टअप जाएंगे कहां? और स्टार्टअप न्यू इंडिया के, डिजिटल इंडिया के ड्रीम प्लेटफॉर्म्स है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत गर्व करती है, लेकिन गवर्नमेंट उसको एक पैसा भी नहीं देती।
सपोर्ट नाम की चीज नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज ने कोई इन्वेस्ट किया नहीं, इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट स्टार्टअप को पैसे देते नहीं, चाइना को खाली मिला। आज जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट, ओयो, बाइजू, अब पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है। इंडिया के 30 में से 18 टॉप स्टार्टअप्स सब चाइनीज सपोर्ट के हैं। जूम भी, पेटीएम भी, जिससे रोज आप पैसे भेजते हो। धीरे धीरे करते करते हमारे डेटा, हमारी बैंक डिटेल्स, हमारी बायोरिदम, सब कुछ चाइना के पास चला गया। बाकी लोग जितनी डिटेल मांगते थे ऐप वाले, चाइना वाले उससे 50% ज्यादा मांगते हैं, और हम देते रहे। उन्हें पता है कि हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पैटर्न क्या है, हमारा खर्चा किस आइटम पे होता है, हमारी इनकम की ब्रैकेट क्या है, हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, हमारे बैंक अकाउंट क्या है, उसके अंदर पैसे कितने हैं, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन आ गई। उसने आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही नहीं जीत लिया, बल्कि उसने आपको डिजिटली भी कैप्चर कर लिया। आप फिर भी नहीं जागे, आप फिर भी सोए रहे। चाइना ने आपको अपने ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट कर दिया, इवन यूरोप को भी और अमेरिका को भी, कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि आप करेंगे क्या। दुनिया का 28 से 30% जीडीपी सिर्फ चाइना से आता है। भारत अमेरिकन कंपनीज के लिए, यूरोपियन कंपनीज के लिए स्पेस ही नहीं पैदा कर पाया, उनको इंसेंटिवाइज ही नहीं कर पाया। अब अंदाजा लगाइए कि आईफोन डिजाइन अमेरिका में होता है और बनता चाइना में है। सोचिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एप्पल को पता है कि कहां पे कम होगी। यह खेल था कम्युनिस्ट पार्टी का और चाइना का, यानी कि उसका जो इंपीरियलिज्म है, उपनिवेशवाद है, पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। और चाइना की इकॉनमी एक तरह से अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन गई। एक तरीके से देखा जाए तो नंबर 2 नहीं है और नंबर 1 ही है, क्योंकि आज अमेरिका उसके ऊपर डिपेंडेंट है और $1 ट्रिलियन से ज्यादा का उससे इंपोर्ट करता है। लेकिन भारत ने जैसे अभी कुछ चीजों को बैन करना शुरू किया, अमेरिका ने कोई चीज बैन नहीं की साहब। यूरोप ने एक भी चीज, एक भी इंपोर्ट चाइना से बैन नहीं किया। यही तो खेल है जो भारत फिर नहीं समझ पा रहा है। हम कह रहे हैं कि हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। आप कर दीजिए ना, नुकसान फिर आपका हो जाएगा, क्योंकि अब आप शायद उसको रोक नहीं पाएंगे। अब रोकना बड़ा मुश्किल है। अब ये हवा की तरह हो गया है। अब वो आपके यहां पे इन्वेस्टमेंट करके अंदर परमानेंटली आ गया है। आप उसके यूनिट्स को ये नहीं कह सकते कि आप इंडिया छोड़ के चले जाइए। ये दिक्कत है। आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें 75% चाइनीज हैं और वो अब इंडिया से बन के आ रहे हैं। आप कैसे कहोगे कि ये चाइनीज मोबाइल है? अब ये मेड इन इंडिया है, लेकिन इंडिया का उसमें कुछ नहीं है सिवाय पीछे एक लेबल लगा हुआ कि मेड इन इंडिया। सोच सकते हैं आप, एक एक कल पुर्जा उसका बाहर से आया है और यहां पे सिर्फ असेंबल हुआ है। ना हमारे यहां सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, ना मदरबोर्ड है, ना चिप्स हैं। कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन नाम की चीज ही नहीं है। दूसरी बात, अब इंडियंस का जो माइंड सेट है, यहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाना नहीं चाहता, मजबूरी ना हो तो वो कहेगा मुझे जरूरत क्या पड़ी है कि मैं इतने सारे झमेले पाल के, गवर्नमेंट के करप्ट ऑफिसर्स को पाल के, और मैं सपोज 100 करोड़ का कोई यूनिट लगाऊं और उसके बाद मेरी चीज 100 रुपए की बनती है, उसके कोई खरीदता नहीं, क्योंकि वही माल चाइना से लोगों को 50 रुपए में मिलता है। वाई पीपल विल बाई माई गुड्स? एनकरेजमेंट है नहीं किसी को, तो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? आप सोचिए। जो छोटी मोटी लोकल इकोनॉमी वो तो चल रही है, वो तो चलती रहेगी, पर भारत अब करे तो करे क्या? क्या भारत डिस्टेंस पैदा कर सकता है? डिस्टेंस पैदा करेगा तो शॉर्टेजेस हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ना तो उतने मीन्स हैं, ना उतनी फैक्ट्रीज हैं, ना उतना प्रोडक्शन है कि हम अपनी कमी पूरी कर सकें। और बीजेपी के कुछ स्पोक्स पर्सन जो टीवी पे आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि हम चाइना को बैन कर रहे हैं। सरकार को अब इस बात का एहसास शुरू हुआ है कि हम कहना आसान है, आप सड़क पे खड़े होकर नारे लगा लीजिए बायकॉट चाइना,
नारे लगाइए, 2-4 खाली डब्बे जला लीजिए, एक टूटा फूटा में भी 20 साल पुराना टीवी के ऊपर आप मार मार के उसको तोड़ दीजिए और पिक्चर दिखाइए और टीवी पे आ जाइए। जमीनी हकीकत कुछ और है बायकॉट चाइना की, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि उनके घर में जो आइटम्स यूज हो रही हैं उसमें 90% चाइनीज आइटम्स हैं। उन्हें यह नहीं पता कि जो बिजली उनके घर में आ रही है वो चाइनीज ट्रांसफार्मर्स और बॉयलर्स और उन सारे के सारे सिस्टम से वहां से होके आ रही है। उन्हें यह नहीं पता कि वो जो सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो सब चाइनीज के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो रही हैं। उन्हें यह नहीं पता कि जब वो घर में खाना मंगा रहे हैं तो खाना भी चाइनीज ऐप के थ्रू आ रहा है। बचा क्या है? आज मैं मार्केट जाऊं तो मुझे ढूंढना मुश्किल है कि मेड इन इंडिया क्या है। मिलता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो मेड इन चाइना है। यहां पे इकोनॉमिकली इंडिया चाइना को कन्फ्रंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया के पास उस लेवल का स्केल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, विल भी नहीं है। कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर नए क्षेत्र में जाके कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालना चाहता। मैं आपको बता दूं, अभी भी एक सेक्टर है जहां पे थोड़ा बहुत कामयाबी मिलेगी, वो है फार्मास्यूटिकल, वो मैं पहले बोल चुका हूं। और एपीआई पहले इंडिया के अंदर जो अभी 80% इंपोर्ट होता है, पहले सारा इंडिया में बनता था, जिसको हमने बंद करवा दिया और चाइना से लाना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिया में महंगा बनता था। इंडिया को बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी और दे रहा है। अब ये दोहरी मार है। वो सुन त्सू का जो सिद्धांत था वो चाइना ने पूरा का पूरा लागू किया, कामयाब हो गया। और जब तक हमें पता लगता कि बाजी फिर से 1962 की तरह हमारे हाथ से निकल गई, तब तक तो हमारे 20 सैनिक मर गए थे, तब तक तो गलवान में आगे आ गया था चाइना, और अब तो उसने वापस वहां टेंट लगा दिया आज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। यानी कि भारत ने कहा था पीछे हटेंगे, डिसएंगेज करेंगे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये एक पाखंड चल रहा है, एक पाखंड चाइना का और एक पाखंड बायकॉट चाइना का। मैं सच कह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप बायकॉट कुछ करेंगे नहीं। अभी पिछले हफ्ते 2-3 बार चाइनीज फोन्स की सेल खुली है, नाम नहीं कहूंगा, और बड़े बड़े ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे हैं, और 1-1, 2-2 घंटे के अंदर लाखों फोन्स बुक हो गए, सारे के सारे। कौन लोग हैं खरीदने वाले? इनमें से शायद 90% तो वो हैं जो बायकॉट चाइना का नारा लगाते हैं और फिर अगले ही पल लैपटॉप खोल के या मोबाइल के ऊपर अपना नया मोबाइल बुक करते हैं, वो भी चाइना का। ये हिपोक्रेसी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोग यहां से कुछ चाइना माल खरीदने थोड़ी जाते हैं। आपने उनको अलाउ किया है तभी तो इंपोर्ट हो रहा है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया तभी तो यहां बेच रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि नहीं, हम तो अब इसको बैन करेंगे, हम वो करेंगे। पहले आप प्रोड्यूस तो कीजिए। कैन यू प्रोड्यूस? आपके घर की तो हर चीज, चाहे लैपटॉप हो, प्रोजेक्टर हो, प्रिंटर हो, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो, मोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फ्रिज हो, डिश वॉशर हो, टीवी हो, मेडिसिन हो, सब तो चाइनीज है। क्या रोक लोगे आप? दवाइयां बंद कर दोगे? बिजली आ रही है चाइनीज संयंत्रों के साथ, बंद कर दोगे? चाइना बहुत एग्रेसिव है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। हम कहीं ठहरते नहीं। हमारी दरअसल कोई पॉलिसी नहीं है, मैं आपको बताऊं। हमारी तो परेशानी आएगी तो हम पेट्रोल के दाम बढ़ा देंगे, डीजल के दाम बढ़ा देंगे, बस। हमारे पास कुछ नहीं है इसके अलावा, हम और कुछ नहीं कर सकते। वर्ल्ड मार्केट के अंदर इंडिया की कोई हिस्सेदारी नहीं है। इंडिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको इंडिया के द्वारा इज्जत मिल जाए। एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर है, अब उस पर और भी कंट्रीज आ गए हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितने मर्जी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा लो, कुछ होने वाला नहीं है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के इंपोर्ट थोड़ी बंद हो जाएगा, क्योंकि यहां तो कुछ बनता ही नहीं है, तो उससे मिलेगा क्या आपको? अमेरिका, यूरोप चाइनीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कंपीट नहीं कर पाए, जापान भी नहीं कर पाया। हम दरअसल चाइना के मैदान के ऊपर एक मैच खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे जैसे इंडिया कभी कोई साउथ अफ्रीका में जाके मैच खेलता है ना, और फिर टेस्ट मैच हार के आ जाता है। हमारा वही हाल है इसका। हमने तो दुनिया में कहीं भी किसी कंट्री में जाके अपनी पैठ बनाने की कोशिश नहीं की।
हमारी अपनी कोई आर्थिक नीति नहीं है अपने कंट्री के बारे में, तो बाहर हम क्या करेंगे? और चाइना ने तो पूरी दुनिया को जीत लिया। अब उम्मीद की जा रही है कि इंडिया इकोनॉमिकली चाइना को धक्का दे देगा, चाइना को पुश करेगा, चाइना को ऐसा धक्का लगेगा चाइना याद रखेगा। मजाक लगता है साहब। चाइना मुश्किल से 70-75 बिलियन डॉलर का इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। टोटल उसका एक्सपोर्ट 2750 बिलियन डॉलर का है, और उसमें से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ले दे के लेस देन 3% है। अगर मान लिया कि 3% लॉस हो गया, तो ऐसा कौन सा बड़ा लॉस हो जाएगा साहब उसको? आज के अगर डेट में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी मेन मार्केट इंडिया है ही नहीं। उसकी तो मेन मार्केट अमेरिका है और यूरोप है। आप सोचिए, जो जापान आपसे कहता है कि हम आपके साथ हैं, उसकी 33,000 कंपनीज चाइना के अंदर ऑपरेट करती हैं। हैरान मत होइए, ये सच है। इसलिए ट्रेड अलग कर लिया उन लोगों ने और स्ट्रेटजी अलग कर ली। तो इंडिया अगर सोचता है कि इकोनॉमिकली चाइना को पुश बैक करेगा, मेरे हिसाब से ये होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है एक्सेप्ट दैट हम एक पैनिक रिएक्शन देते हैं इमरजेंसी में। इंडिया तभी चाइना के ऊपर ओवर पावर कर सकता है जब इंडिया अपना एक मैन्युफैक्चरिंग माइट पैदा करे, और वो मैन्युफैक्चरिंग माइट जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही पैदा कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर तो नहीं कर सकता। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आज इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई नहीं है। पिछले 6 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर को बोल रही है फैक्ट्रियां खोलो, फैक्ट्रियां खोलो, फैक्ट्रियां खोलो। कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। पिछले साल सरकार ने 1,25,000 करोड़ की इनकम टैक्स में छूट दे दी, तो भी कोई नहीं आ रहा है ना। दरअसल चाइना की ये जो सुनसू की जो पॉलिसी थी 2014 में, मूलभूत बदलाव की, फंडामेंटल चेंज की, मोदी जी पढ़ ही नहीं पाए इसको, रीड ही नहीं कर पाए कि पर्दे के पीछे था कौन, इनविजिबल मैन कौन है। इनविजिबल जो जितनी सारी चीजें थी कि कैसे चाइना एक एक्सपोर्टर से, एक ट्रेडर से, एक इंडिया के अंदर इन्वेस्टर बन गया और सारे फील्ड कैप्चर कर लिए। अब आप उससे कह नहीं सकते आप चले जाओ यहां से, क्योंकि यहां पे किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो स्विगी में, जोमेटो में, ओयो में, या कहा जाए बिग बास्केट में या पेटीएम के अंदर पैसे डाल दे। ये सब लॉस में है। बैंक ने पैसे दे रहे नहीं, भारत सरकार ने पैसे दे रहे नहीं, और इंडिया का प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत नहीं है कि उनके अंदर पैसे लगा के उनको जिंदा रखे। क्यों करेगा वो? ये तो चाइना की बदौलत है ये सब चल रहे थे। तो इंडिया फिर स्लिप भी होता जा रहा है। इंडिया कोई ऐसी चीज दुनिया में लाने में पिछले 30 साल में, जो 20 साल पहले सॉफ्टवेयर आए थे, उसकी भी वैल्यू खत्म होती जा रही है। कोई चीज नहीं पैदा कर पाया, कोई एक प्रोडक्ट नहीं पैदा कर पाया जिसके लिए लोग कहें कि हमें इंडिया से ये लेना है। नथिंग। थोड़ा बहुत फार्मा है बस, लेकिन फार्मा से आप दुनिया को नहीं जीत सकते ना। आपको तो एक वाइड गैमेट ऑफ एक्टिविटीज चाहिए, 100 किस्म के प्रोडक्ट्स चाहिए। पंडित नेहरू चाइना को समझ नहीं सके, हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील, और 1962-2020 में फिर रिपीट हुआ। मोदी जी भी समझ नहीं पाए चाइना क्या कर रहा था और सुन त्सू का कौन सा सिद्धांत लेके आया, और जब तक आप कुछ कर पाते, डैमेज तो हो चुका है। अब आप सीमा पे सेना भेज दीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, हो सकता है छोटा मोटा छुटमुट गोलियां भी चल जाएं, पर उससे गेन कुछ नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट के अंदर आपकी सपोर्ट को कोई नहीं आ रहा है। आपके एक भी पड़ोसी देश आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक भी। आप अंदाजा लगा सकते हो, भूटान ने भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, नेपाल ने भी नहीं किया, बांग्लादेश ने भी नहीं किया, और जिसको आपने छुड़वाया चीन के चंगुल से, मालदीव, उसका भी स्टेटमेंट नहीं आया। श्रीलंका को आप कहते हो हमारे पास वापस आया, उसका भी स्टेटमेंट नहीं आया। यूरोपियन यूनियन का स्टेटमेंट आया, अमेरिका के आया, यूनाइटेड नेशन के आया, एक भी पड़ोसी आपके लिए नहीं बोला। आप बाजी बहुत पहले से हारने शुरू हो गए थे भारत जी, लेकिन मुसीबतें आपने एक्सेप्ट नहीं किया। चाइना ने हर क्षेत्र से
चाहे मिलिटरली हो, चाहे डिप्लोमेटिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, उन्होंने अपने सारे अस्त्रों का यूज किया और बिना बताए इनविजिबल होके, और हम ढोल पीटते रह गए, हम ये करेंगे, हमने ये किया। काश भारत के जो बड़े पॉलिसी कारक हैं वो भी एक बार आर्ट ऑफ वार देख लेते हैं। ये पिक्चर भी है इसके ऊपर एक। काश जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो लोग बैठे थे वो भी उसको एक बार पढ़ लेते हैं। काश जो पॉलिसी मेकर भारत सरकार में टॉप पे बैठे हैं वो भी एक बार sun Tzu की थ्योरी पढ़ लेते। और पढ़ी हो तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, उसको सिर्फ पढ़ रहे हो, लोगों को बता रहे हो। पर जीतता वो है जो प्रैक्टिस करता है। चाइना प्रैक्टिस कर गया और हम देखते रह गए। मुट्ठी में से रेत की तरह बाजी आपके हाथ से खिसक गई। आप अदृश्य नहीं हो सके, आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सके। और हम क्या कर रहे थे? हम उसी दुश्मन से एक डिफरेंट, एक क्या कहते हैं, रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। जब दुश्मन सेम है तो रिजल्ट कैसे अलग हो जाएगा सेकंड टाइम? आप मुझे बताइए। चीन जो कर गया वो शायद हमारे बस की नहीं है। हम शायद वहां तक सोच भी नहीं पाए। हम अपने आप को कहते रहे कि हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन हम अंदर से पूरे खोखले थे और हमारी एक एक करके प्लेटफॉर्म सारे चीन छीन के ले गया था। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम कोशिश करते रहे कि शायद हम अपने आप पे आत्मनिर्भर हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, पर हमने उसके बारे में कुछ किया नहीं। कहने से कोई आत्मनिर्भर थोड़ी होता है, करने से आत्मनिर्भर होता है। चाइना की खूबी यह थी कि चाइना ने कहा नहीं, चाइना ने किया। हम कहते हैं, हम करते नहीं। हम कभी भी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब ही नहीं करते हैं। दरअसल हमें एक अपने, क्या कहते हैं ना, फ्रॉग्स वेल, उसके अंदर रहना पसंद है। हम उससे बाहर ही नहीं निकलते। हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के, लेकिन हम एक्ट नहीं करते। जैसे कि हमने पिछले किसी साल में ये नहीं सोचा कि एक इंडियन वर्कर की प्रोडक्टिविटी एक जापानीज, चाइनीज, कोरियन, वियतनामीज वर्कर के मुकाबले 20% है। तो क्या बढ़ा के 100% कब होगी? वो किसी ने कोशिश नहीं की। और आप उससे बात कर लो कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम है तो वो आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे। आप कैसे कह सकते हो हम हिंदुस्तानी किसी से कम है? अब देखिए, इसे कहते हैं इमोशंस। और इमोशंस जो हैं वो काम नहीं करते। बिजनेस में, स्ट्रैटेजी में, डिप्लोमेसी में और बाकी दुनिया के साथ डील करने में, वहां पर इमोशंस काम नहीं करते। जो बुद्धि का उपयोग करके इनविजिबल होके काम कर सकते हैं, सीक्रेटिव होके काम कर सकते हैं। sun Tzu का जो सिद्धांत है, जो एवरग्रीन सिद्धांत है, जिसे हम भी अपने मैनेजमेंट की और क्या कहते हैं, मिलिट्री स्कूलों में भी पढ़ाते हैं, कॉर्पोरेट्स में भी पढ़ाते हैं, पर फॉलो नहीं करते हैं। तो विक्टोरियस कौन होगा? वही जो प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस कौन कर रहा है? चाइना। तो जीत किसको हासिल हो रही है? चाइना को। और हम क्या कर रहे हैं? कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। हम कभी तालियां बजाते हैं, कभी थालियां बजाते हैं। यही ट्रेजेडी है हमारी कि हम कहते बहुत कुछ हैं पर हम करते कुछ नहीं। यह है कहानी 1962 की 2020 में वापस आने की, कि 2020 में फिर वही हुआ जो 1962 में हुआ था। जो पंडित नेहरू ने किया वही अब मोदी जी के साथ भी हुआ। कोई फर्क नहीं है, बस मैदान बदल गया है। शुक्रिया आपका। फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा।